हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें से हम एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका क्या है, यह कितने प्रकार की होती हैं और इनमें कणों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले एकक कोष्ठिका क्या है। एकक जो कोष्ठिका, जिसे यूनिट सेल एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या है यानी एकक कोष्ठिका क्या है। तो दिए गए एक संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो सूक्ष्मतम इकाई होगी, जो बार बार पुनरावर्तित होकर के उस दिए गए संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, तो उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर दीवार बनाना है, तो दीवार के बनाने के लिए जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है, ईंट होती है। ईंट को एक के ऊपर एक यानी आगे पीछे ऊपर नीचे सजा करके एक दीवार बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई क्रिस्टल है, तो उस दिए गए संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना को तैयार करने के लिए जो सूक्ष्मतम इकाई होगी, उसी को हम यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती हैं। तो एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरी जो यूनिट सेल है वो है अनाद्य एकक कोष्ठिका। अनाद्य एकक कोष्ठिका। अब आद्य एकक कोष्ठिका पहले किसे कहते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, कण का मतलब कि जैसे मान लो कि क्रिस्टल किससे बना है, परमाणु से, अणु से या आयन से, तो परमाणु, अणु या आयन क्या कहलाएंगे, कण कहलाएंगे। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं, यानी जो कोष्ठिका होगी कोष्ठिका के सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, तो वे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ एकक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। यहां लिखो पहला आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर उपस्थित रहते हैं, सिर्फ कोने पर उपस्थित रहते हैं, उसे आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसे कुछ बुक में अंग्रेजी में प्रिमेटिव यूनिट सेल या कुछ बुक इसे एससी, इसका शॉर्ट नाम होता है एससी यानी सिंपल क्यूबिक सेल, एससी। तो आद्य एकक कोष्ठिका में होगा कि जो अवयवी कण होंगे, जैसे मान लो कि ये कोई एकक कोष्ठिका है, तो एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होंगे वो सिर्फ कहाँ होंगे, कोने पर। मतलब इस कोने पर होंगे, इसके बाद इस कोने पर, यानी घन में कुल कितने कोने होते हैं, 8, यानी 8 कोने पर परमाणु होंगे। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित रहते हैं, तो उसे हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब दूसरा आ जाओ अनाद्य एकक कोष्ठिका। तो अनाद्य एकक कोष्ठिका क्या है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों पर भी रहते हैं,
यानी कोने पर तो परमाणु रहेंगे, इसके अलावा कुछ विशेष स्थिति में रहेंगे। जैसे मान लो किनारे पर रह सकते हैं, इसके बाद फेस पर रह सकते हैं, फिर इसके बाद घनाभ के अंदर यानी केंद्र में रह सकते हैं। तो वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं, तो उसे हम अनाद्य एकक कोशिका कहते हैं। क्योंकि बताया गया है कि कुछ विशेष स्थिति अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए उन स्थितियों के आधार पर अब अनाद्य एकक कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। यहां मान लो पहला का नाम है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको अंग्रेजी में फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, इसलिए इसे शॉर्टकट में एफसीसी कहा जाता है। अब दूसरा हो गई अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको अंग्रेजी में बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, इसलिए इसे बीसीसी से व्यक्त किया जाता है। प्रायः ज्यादातर नाम शॉर्ट वाला ही प्रयोग होता है। तो पहला फलक केंद्रित एकक कोशिका को एफसीसी, अंतः केंद्रित एकक कोशिका को बीसीसी, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा होता है अंतः केंद्रित, यह है अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित मतलब किसका शॉर्ट नाम होता है ईसीसी, एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये तीनों कोशिका क्या हैं? तो पहले बताया गया है अनाद्य एकक कोशिका क्या है कि वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों पर भी पाए जाते हैं, विशेष स्थितियों पर भी पाए जाते हैं, तो उसे हम अनाद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब अनाद्य एकक कोशिका 3 तरह के, पहला है फलक केंद्रित। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है फलक का मतलब कि जो अवयवी कण होगा वो फलक पर पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, शुरू में बताया गया कि टोटल जितनी एकक कोशिका है उनमें सभी कोने पर तो परमाणु पाएंगे जाएंगे तो फिक्स है, तो सिर्फ कोने पर होंगे तो उसे आद्य एकक कोशिका, और कोने के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में होंगे तो उसे हम अनाद्य एकक कोशिका कहेंगे। अब अनाद्य एकक कोशिका में पहला है फलक केंद्रित। तो देखो नाम से पता चल रहा है फलक मतलब कि परमाणु अब कहाँ मिलने वाले हैं, कण कि कोने पर तो रहेंगे, इसके अलावा कहाँ रहेंगे, फेस पर रहेंगे। तो कह सकते हैं कि वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के विकर्ण पर पाए जाते हैं। अब विकर्ण का मतलब क्या हुआ, यहां से ये विकर्ण मिला लो फलक का, यहां से ये, इन दोनों का कटान बिंदु को फलक केंद्र कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर मिलाओ इसका फलक, तो यहाँ एक परमाणु होंगे तो प्रत्येक फलक पर इसी प्रकार होंगे। तो ये ऊपर वाले पर हो गया, तो फिर नीचे वाले फलक पर, ये हो गया राइट साइड, तो फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड। अब एक फ्रंट यानी सामने, तो ये सामने वाला और यहाँ पर पीछे वाला। यहाँ 6 फलक, घना में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 परमाणु भी होंगे। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है कि वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त उनके प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं, तो उसे हम अनाद्य फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब हमारा दूसरा हो गया अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो पहले अब अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या है, तो वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त उसके एक अंतः केंद्र पर भी एक अवयवी कण पाए जाते हैं, यानी कोने पर तो रहेंगे ही। अब ये मान लो कि कोई एकक कोशिका है, तो पहले कंडीशन में प्रत्येक कोने पर तो अवयवी कण होंगे, वो कण परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, तो कोने पर तो रहेंगे। इसके अलावा अंतः केंद्रित के लिए बताया गया कि एक अवयवी कण कहाँ रहेगा, इसके अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र क्या है, तो बॉडी डायगोनल के विकर्ण बिंदु। अब बॉडी डायगोनल क्या है, तो बॉडी डायगोनल के बताया गया कि सबसे लंबी जो छड़ी रखी जाएगी कैसे रखोगे, तो विपरीत कोने पर।
अगर मान लो कि एक कोना यहाँ है तो ये पीछे वाला है, तो ये सामने वाला कोना, ये सबसे लंबी छड़ी, या इसको पकड़ो तो ये आगे वाली है तो ये हो गया पीछे वाला, या अगर ये पीछे वाला तो ये आगे वाला। अब इस कोने से इस कोने तक जो विकर्ण जाता है उसी को बॉडी डायगोनल या काय विकर्ण कहा जाता है। अब एक घनाभ में या घन में कितने काय विकर्ण हो जाएंगे, तो यहां से एक, इसके विपरीत दो, तीन और इसके एक विपरीत चार, दोनों चारों एक घनाभ के अंदर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वही केंद्र बॉडी सेंटर यानी काय केंद्र के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा परमाणु होगा वो कहाँ होगा, तो इसके अंतः केंद्र पर। यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या है कि वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त एक कण उसके अंतः केंद्र पर पाया जाता है, तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बीसीसी कहते हैं। तीसरा अंत केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित एकक कोशिका जिसे ईसीसी एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो अंत केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि वे अनाद एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, कोने पर तो रहेंगे, कोने के अतिरिक्त कोई दो अपोजिट फेस मतलब कि विपरीत फलक, कि कोई विपरीत दो फलकों पर, अगर मान लो कि तुम ऊपर वाला एक फलक मान रहे हो तो इसके विपरीत एक नीचे हो जाएगा, या लेफ्ट में रखोगे तो राइट में, या सामने रखो यानी फ्रंट तो फिर इसके पीछे बाएं, कोई दो अपोजिट फेस यानी दो विपरीत फलक पर होना चाहिए। तो वे अनाद एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कोई दो विपरीत फलकों पर उपस्थित रहते हैं, तो उस प्रकार के कोशिका को हम ईसीसी कहते हैं। तो यानी एकक कोशिका क्या है कि एक दिए गए क्रिस्टल को निर्माण करने के लिए वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर के दिए गए क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, तो उसे हम एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका दो प्रकार की, आद्य एकक कोशिका और अनाद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर रहते हैं, तो उसे हम आद्य एकक कोशिका। अनाद्य एकक कोशिका वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों पर भी पाए जाते हैं, तो उसे हम अनाद्य एकक कोशिका कहते हैं। ये तीन प्रकार की, पहला एफसीसी वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर पाए जाते हैं, तो एफसीसी। अगला बीसीसी कि वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र में पाया जाता है, तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तीसरा अब अंत केंद्रित एकक कोशिका ईसीसी। तो ईसीसी क्या है कि वे अनाद्य एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त कोई दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका या ईसीसी कहते हैं। अब किसी भी एकक कोशिका को व्यक्त करने के लिए हमें दो पैरामीटरों की आवश्यकता होती है। ऐसे बुक लिखता है 6, लेकिन वास्तव में वो दो ही हैं, और प्रत्येक के लिए 3 प्रकार होता है, इसलिए वो टोटल 6 प्रकार के हो जाती हैं। यानी किसी भी एकक कोशिका को व्यक्त करने के लिए हमें दो पैरामीटरों की आवश्यकता होती है। दो पैरामीटर कौन कौन है, तो पहला एक्सियल लेंथ यानी अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई जिसको हम व्यक्त करते हैं ए बी और सी से। ए कहाँ है, एक्स अक्ष के अनुकूल, बी कहाँ है, वाई अक्ष के अनुकूल, और सी कहाँ होगा, जेड अक्ष के अनुकूल। और दूसरा हमारा है अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण जिसको अल्फा, बीटा और गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो टोटल कितने हो गए, तो 3 और 3 6, यानी 6 पैरामीटर। लेकिन रियल में कितने हैं, 2। पहला अक्षीय लंबाई जिसको एबीसी द्वारा व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है अक्षीय कोण जिसे अल्फा, बीटा, गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये दो पैरामीटर कैसे हैं, तो उसको देख लो। तो जैसे मान लो कि यहां से हम पकड़ रहे हैं हमारा एक्स अक्ष, इसको ऊपर पकड़ लो, ये हो गया वाई अक्ष, और यहां से ये जेड अक्ष। चलो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। अब इसमें हमारा ए बी सी कौन है, तो एबीसी बताया गया, एक्स अक्ष के अनुकूल लंबाई ए मानी जाती है, तो एक्स अक्ष के अनुकूल ये लंबाई हो गई ए, वाई अक्ष के अनुकूल लंबाई बी,
और जेड अक्ष के अनुकूल लंबाई सी, ये भी सी हो गया। अब तीनों कोण अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कौन है, तो ए और बी के बीच के कोण को अल्फा, बी और सी के बीच के कोण को बीटा, और ए और सी के बीच के कोण को गामा से व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी एकक कोष्ठिका को व्यक्त करने के लिए हमें दो पैरामीटरों की आवश्यकता होती है, एक होता है अक्षीय लंबाई और दूसरा होता है अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई ए बी सी जो कि क्रमशः एक्स वाई जेड अक्ष के अनुकूल होता है, दूसरा अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा जिसमें अल्फा ए और बी के बीच का कोण, बीटा बी एवं सी के बीच का कोण और गामा सी और ए के बीच का कोण होता है। अब हमें तीनों प्रकार की एकक कोष्ठिका में मान लीजिए कि कुल कोणों की संख्या निकालनी है। तो कुल कोणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी कि अगर कोई एकक कोष्ठिका हमें दी गई है, मान लीजिए एस सी है, बी सी सी है, एफ सी सी है या ई सी सी है, तो इनमें सहभाजित कुल कोणों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए पहले कुछ बात है उसको ध्यान से देख लो। पहला, कोने के लिए कि अगर कोई परमाणु कोने पर होगा तो एकक कोष्ठिका का उसको कितना भाग मिलेगा। अब जैसे मान लो कि कोना का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आकृति है एक, तो इसका एक कोण हो गया, इस कोण से कितने हम घना बना सकते हैं, तो देख लो एक कोण पर 8 एकक कोष्ठिका जुड़ी होती हैं। कैसे 8, तो जैसे मान लो कि परिकल्पना करो कि 2D के लिए हवा में घनाभ है, तो इसका एक कोण हो गया। तो एक यहां से हम दोबारा घर बनाएंगे जो इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, यहां से फिर एक घर बना सकते हैं जो इस कोने से ज्वाइंट होगा, और एक यहां से घर। अब देखो पहले तल में ये कितने घन से जुड़ गया है, 4 से। इसके बाद इसके ऊपर एक 2 मंजिला बनाएंगे, तो 2 मंजिला फिर यहां बनाओगे तो ये 2 मंजिला इससे आकर फिर कंबाइंड हो जाएगा, फिर ये 2 मंजिला इससे कंबाइंड हो जाएगा, फिर ये दूसरा मंजिला भी इससे कंबाइंड हो जाएगा, और फिर ये दूसरा मंजिला। मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर कोण है 4 ऊपर वाले पर छत पर और 4 नीचे वाले यानी 8 कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होता है। तो एक ही कोण जो है वो 8 कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित है, तो एक के लिए हिस्सा कितना होगा, 1/8, क्योंकि एक कोण कितने भागों में बट रहा है, तो 8 घरों में बट रहा है, तो एक के लिए हिस्सा कितना होगा 8, 1/8। दूसरा, अगर मान लो कि कोई परमाणु फलक पर है तब क्या होगा, तो फलक के लिए देख लो, जैसे मान लो कि ये पहला घन है, एकक कोष्ठिका है, इसके एक बगल में यहां बनाएंगे, बात हम इस दीवार की करेंगे, तो इसके एक बगल में घर बनेगा। अब यहां अगर कोई घर बनाओगे तो ये दीवार उस घर में नहीं जाएगी, यहाँ नीचे भी अगर कोई घर बनाओगे तो उसमें ये दीवार नहीं जाएगी, इसके छत के ऊपर दोबारा अगर घर बनाओगे तो उसमें भी ये दीवार कमन नहीं होगी। मतलब कि जो दीवार है वो 2 घरों के साथ सहभाजित होती हैं, यानी तब एक फलक 2 कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होता है। तो जब फलक पर कोई परमाणु होगा तो वो 2 कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होगा, तो एक के लिए हिस्सा कितना मिलेगा, 1/2, यानी फलक के लिए नियम है हमारा 1/2। तीसरा अगर कोई परमाणु किनारे पर होगा तब क्या होगा, तो देखो तो किनारे के लिए क्या हो रहा है, तो देखो किनारे पर 4 घर आपस में जुड़ते हैं। अब वो कैसे, तो जैसे ये पहला हो गया, ये किनारा है, ये परिकल्पना करो कि ये घनाभ अंदर है, या ऐसे परिकल्पना कर लो कि ऐसे घनाभ हवा में है, इसका ये किनारा है। तो जब ये किनारा होगा तो ये पहले वाले घर से कंबाइंड है, फिर एक यहाँ घर बनाएंगे तो इसी का किनारा यहाँ भी आएगा, फिर इसके ऊपर एक घर बनाएंगे तो उसका निचला किनारा इसी पर आएगा, इसके ऊपर भी एक घर बनाएंगे तो इसका निचला किनारा यहीं पर आएगा। मतलब ये हो गया कि एक यहाँ घर बनाओगे तो एक किनारा दोनों घर में हो गया, और इसके ऊपर जब एक घर बनाएंगे तो वो भी किनारा यहीं पर होगा, उसका निचला किनारा, और इसके ऊपर जब घर बनाएंगे तो उसका भी किनारा यहीं पर होगा। मतलब कि जब किनारा होगा वो 4 कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होता है। तो जब एक किनारे पर अगर कोई परमाणु होगा तो कितने कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित हो जाएगा, तो 4 एकक कोष्ठिकाओं का, 2 पहले तल पर और 2 दूसरे तल पर। तो एक जब परमाणु 4 कोशिकाओं के साथ सहभाजित हो रहा है तो एक के लिए हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4। और चौथा अंतः केंद्र के लिए,
अंतः केंद्र, तो ये तो बिल्कुल आसान है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो ये कोई एकक कोशिका है, अब इसके अंदर कुछ सामान रख रहे हो तो क्या वो दूसरे घरों में जाएगा? बिल्कुल उस घर के अंदर होगा, और टोटल उसी घर के अंदर के जगह को अगर घेरेगा, यानी अगर कोई अंदर परमाणु होगा तो उस घर के ही अंदर होगा। इसका मतलब कि ये परमाणु टोटल एकक कोशिका के लिए है, ये किसी दूसरे एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होगा। तो अंतः केंद्र पर जो परमाणु होगा वो टोटल हिस्सा इसी का होगा, इसलिए उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब हमें निकालना है कि एससी में, एफसीसी में, बीसीसी में और एसीसी में एकक कोशिकाओं के एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो पहला चलो एससी के लिए, पहला एससी। एससी क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससी एकक कोशिका में, एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो हम पीछे ये जान चुके कि एससी एकक कोशिका क्या है। तो एससी एकक कोशिका वह है जिसमें अवयवी कण सिर्फ कहाँ रहते हैं? कोने पर रहते हैं। एससी में अवयवी कण कहाँ होंगे? तो सिर्फ कोने पर। तो जब कोने पर रहेंगे तो इसमें कितने कोने हैं? टोटल 8 कोने हैं। तो जब यहाँ 8 कोने हैं तो कोने की संख्या 8 गुणे, अब एक के लिए इसको हिस्सा कितना मिलता है? तो बताया गया कि 1/8 होता है, तो गुणे 1/8, क्योंकि एक के लिए हिस्सा 1/8 है। तो कितने कोने हैं टोटल? 8, यानी 1/8 इसके लिए प्लस इसके लिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितनी बार रखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1/8 गुणे 8, जो कि वही लिखा गया है। एक टोटल कोने 8 हैं, एक का हिस्सा कितना है? 8। तो 8 से 8 कट गया, कितना बच गया? 1। यानी एससी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। अब इसके बाद आ जाओ एफसीसी के लिए। तो दूसरा एफसीसी, एफसीसी क्या है? फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एफसी एकक कोशिका, एफसी एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या। तो एफसीसी के लिए परमाणु कहाँ कहाँ रहेंगे? तो बताया गया कि एफसीसी में का परमाणु के कोने पर तो रहेंगे, इसके अलावा प्रत्येक फलक पर भी रहेंगे। जैसे मान लो कि हमारा एकक कोशिका हो गया, तो कोने पर तो परमाणु को रहना है। इसके अतिरिक्त एक विशेष स्थिति है, और कौन स्थिति है? तो फेस, यानी फलक का मतलब है कि प्रत्येक फलक पर, तो एक ऊपर वाले फलक पर, फिर नीचे वाले फलक पर, यहाँ पर बाएं दाएं, फिर सामने वाला और इसके पीछे वाला, यानी 6 फलक और 6 फलक पर परमाणु रहेंगे। तो पहले परमाणु कहाँ पर है? कोने पर, इसके अलावा कहाँ है? फलक पर। तो कोना, कोना कितना होता है? 8, और कोने के लिए हिस्सा कितना मिलता है? 1/8। इसके अलावा परमाणु कहाँ है? प्रत्येक फलक पर। तो प्लस फलक कितने होते हैं? 6 गुणे 6 के लिए हिस्सा कितना होता है? और फलक के लिए हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो 1/2, 8 से 8 कट गया, 2 तिहाई 6, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ 3 एकम 3, तो 3 1 4, यानी एफसीसी एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा है बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, संख्या। तो बीसीसी में कहाँ रहे परमाणु रह रहे हैं? तो पीछे बताया गया कि बीसीसी में परमाणु कोने पर तो रहेंगे, इसके अलावा उसके एक परमाणु अंतः केंद्र पर होगा, मतलब बॉडी सेंटर, यानी घनाभ के बीचों बीच। तो बताया गया कि बीच वाला कहीं दूसरे एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होगा,
देखो यहाँ लिखा गया है कि अंतः केंद्र वाला टोटल हिस्सा इसी का होता है। तो पहले कोने पर परमाणु है उसको लिख लो। तो कोना कितना है 8, और कोने के लिए हिस्सा कितना मिलता है 1/8 प्लस, अब कहाँ परमाणु है अंतः केंद्र पर, और अंतः केंद्र वाला परमाणु इसी के अंदर है, वो किसी दूसरे के साथ सहभाजित नहीं है। टोटल हिस्सा उसी का हो गया 1, 8 से 8 कट गया, 1 प्लस 1 यानी 2। बीसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब आ जाओ चौथा है ईसीसी। ईसीसी एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या। तो ईसीसी क्या होता है, तो बताया गया कि ईसीसी जो होती है अंत केंद्रित एकक कोशिका कि जिसमें अवयवी कण कोने पर तो रहेंगे, इसके अलावा कोई 2 विपरीत फलक पर, ऊपर नीचे या बाएं दाएं या सामने पीछे, कोई 2 विपरीत फलक पर। तो अगर हम माने कि एक ऊपर है तो एक कहाँ होगा नीचे होगा। तो अब परमाणु कहाँ कहाँ है कोने पर है और 2 विपरीत फलक पर। तो अब संख्या निकालो। तो पहले कोने के लिए कोना कितना होता है 8, और कोने के लिए हिस्सा कितना होता है 1/8 प्लस, अब परमाणु कहाँ है तो 2 फेस पर, कितने फेस पर 2 फेस पर, तो 2, अब फेस यानी फलक के लिए हिस्सा कितना होता है 1/2, 2 से 2 8 से 8, अभी हो गया 1 प्लस 1 यानी 2। मतलब कि इस ईसी में भी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो इस सी में कुल अवयवी कणों की संख्या 1, एफ सीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 4, बी सीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 2, और ई सीसी में भी कुल अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। यानी बी सीसी जो पैकिंग होता है उसमें अवयवी कणों की संख्या सबसे अधिक होती है। हाँ, अब आगे तो आप लोग को वही बता रहे थे कि एकक कोशिका को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए 2 पैरामीटरों की आवश्यकता होती है। एक होता है अक्षीय लंबाई जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुकूल होता है, जिसे ए बी सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दूसरा होता है अक्षीय कोण, यानी दोनों अक्षों के बीच का कोण। तो ए बी के बीच का कोण अल्फा, बी और सी के बीच का कोण बीटा, और सी और ए के बीच के कोण को गामा कहते हैं। अभी इन पैरामीटरों के आधार पर जो एकक कोशिका होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। इन पैरामीटरों के आधार पर एकक कोशिका को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब वो 7 क्रिस्टल तंत्र क्या हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, उनके कोण को, उनके भुजा में संबंध को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल एकदम सिंपल और सरल तरीका है, जो कि हम अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो हमारा अगला इसी पर होगा कि 7 क्रिस्टल तंत्र यानी 7 क्रिस्टल जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स।